Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 23 अप्रैल 2022 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इस प्रकार से आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने इस प्रकार से ये 3 चैनल ओपन होंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है और एक के आगे कुछ नहीं लिखा, बट यहाँ पर भी आपको 15,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तो तीनों को ही जाकर ज्वाइन करना है क्योंकि अलग अलग चैनल्स पर आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि पीडीएफ्स में आपको न्यूज़पेपर का पीडीएफ, अपने टीएनए का पीडीएफ, करंट अफेयर का पीडीएफ और साथ ही साथ डेली मेंस आंसर राइटिंग वाले चैनल के अंदर डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी चल रही है। फिर एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर पाओगे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इस वाले आर्टिकल में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इनफैक्ट आपका एक टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उस टॉपिक का नाम है इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। तो इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे कि किस प्रकार से भारत ने सपोर्ट किया मालदीव्स को, प्लस इन दोनों के कंट्रीज़ के रिलेशंस के बीच में कहाँ कहाँ पर दरारें देखने को मिलेंगी, क्या डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, प्लस मालदीव्स के अंदर रिसेंटली काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, इंडिया आउट कैंपेन चला था। वो सारी बातें मैं आप लोगों को इस ही आर्टिकल के अंदर कवर करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ और भी वेरियस न्यूज़पेपर यहाँ पे इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। चर्चा ये हो रही है कि मालदीव्स के जो करंट प्रेसिडेंट हैं, इन प्रेसिडेंट ने क्या किया, मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर बैन लगा दिया। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया, मालदीव्स के अंदर लंबे समय से इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। ठीक है, इंडिया को बाहर निकाला जाए, इंडिया से रिलेशंस यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाएँ, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ लोग मालदीव्स के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उस प्रोटेस्ट को रोका गया है, उसके ऊपर बैन लगाया गया है मालदीव के करंट प्रेसिडेंट के थ्रू। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सेम आर्टिकल है, मालदीव प्रेसिडेंट सोली बैन्स इंडिया आउट कैंपेन। उसके बाद यहाँ पे भी आप आर्टिकल देख पाओगे, मालदीव टेक्स स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया कैंपेन। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो सारी बातें मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेकर लगा दी है, चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, बट मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आगे इन सारी बातों को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो कुछ बेसिक यहाँ पर यही है कि करंट जो प्रेसिडेंट है मालदीव के, जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोहली, इन्होंने यहाँ पर बैन कर दिया है किसको, जो करंट टाइम पर मालदीव के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है, भारत के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर रोक लगाई है। मैं भी आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाता हूँ, ये आप देख पाओगे। इस प्रकार से ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, इन्होंने टी शर्ट्स पहन रखे हैं इंडिया आउट करके। तो इस प्रकार से कैंपेन चला रखे हैं मालदीव्स के अंदर। यहाँ पे मालदीव्स का फ्लैग आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये आप देख पाओगे इंडिया मिलिट्री आउट करके यहाँ पे इस प्रकार से कैंपेन चलाए गए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, पहले वाले प्रेसिडेंट है। ठीक है, और ये वाले करंट प्रेसिडेंट हैं, ये वाले करंट प्रेसिडेंट है जिन्होंने अभी बैन लगाया है। इनके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी पिक्चर दिखा रहा हूं, अभी हम लोग टॉपिक पर आएंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू बताया कि आखिरकार इशू क्या देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं। आप पहले लोकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया का मैप, इंडिया के नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यही है मालदीव्स, और मालदीव्स की कैपिटल माले आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आखिरकार ये इंडिया आउट कैंपेन था क्या, इसके पीछे का क्या कारण था, इसको समझेंगे तब यहाँ पर आपको पूरा मुद्दा समझ में आएगा। तो पहली चीज़, यहाँ पर मालदीव के अंदर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जैसे मैंने भी आपको पिक्चर दिखाया, इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। ठीक है, भारत को निकाला जाए, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर रिलेशंस खत्म कर दिए जाए, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके पीछे का कारण जो करंट प्रेसिडेंट है वो नहीं है, इसके पीछे का कारण फॉर्मर प्रेसिडेंट है। पहले वाले प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। तो अब्दुल्ला यमीन की वजह से जो है पहले ये लोगों के अंदर इंडिया आउट कैंपेन का थॉट जागा, और उसके बाद ये जो है लगातार प्रोटेस्ट हुआ। ये है अब्दुल्ला यामीन। एक कारण ये भी था कि अब्दुल्ला यामीन का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा हो चुका था।
और इसी की वजह से रिलेशंस जो हैं मालदीव्स और भारत के लगातार खराब भी होते चले जा रहे थे। लेकिन करंट टाइम पे दूसरे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर इन चीज़ों को वापस से रिजॉल्व किया है और इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस को वापस से ठीक करने के ऊपर पूरी कोशिश की है, जो कि हम लोगों ने देखा भी है। और इस स्टेप से भी यहाँ पे रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे समय ऐसा आ चुका था कि इंडिया आउट का जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड हो रहा था, ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख पाओगे कहीं ना कहीं ये जो डिस्प्यूट था ये पीपल टू पीपल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा था, ये था बेसिकली मालदीवियन सरकार और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूट उठ रहा था, क्योंकि मालदीव के अंदर उस समय सरकार मैंने बता दिया ना, चाइना की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा था। क्लियर हुआ। अब रीज़न इसके अंदर और ही बहुत सारे रीज़न थे, वो रीज़न क्या क्या थे चलो उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट जागा था मालदीव्स के अंदर, लगातार लोग एंटी इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पे 2013 से ही आप लोग देख पाओगे ये काम हो रहा है। बहुत लंबे समय पहले से यहाँ पर ये काम हो रहा है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं मालदीव्स के अंदर। जब अब्दुल्ला यामीन अबुल गयूम करके नाम है पूरा का पूरा, ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, तभी से यहाँ पर लोग जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं कुछ लोग। और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया कि ये जो प्रेसिडेंट थे पहले वाले, इनका मेजर फोकस चाइना के ऊपर था, चाइना की तरफ यहाँ पे पूरी तरह से टिल्ट हो चुके थे, चाइना के सपोर्ट में थे, भारत के इतने सपोर्ट में थे नहीं। तो पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण क्या देखने को मिलेगा, कंट्रोवर्सी ओवर हेलीकॉप्टर गिफ्ट। इसका मतलब क्या है, हुआ क्या, हमने 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि यहाँ पर भारत के थ्रू दे दिए गए थे मालदीव्स को कि आप अपने ओशन रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, एज अ गिफ्ट में रख लो। 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को हमने गिफ्ट में दिया था। लेकिन हुआ क्या, इसकी वजह से लोगों के अंदर ये थॉट जागा कि कहीं ना कहीं भारत अपना मिलिट्री प्रेजेंस बना रहा है मालदीव्स के अंदर में, और फिर उसके बाद जो मिलिट्री प्रेजेंस है इससे कहीं ना कहीं मालदीव्स की इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचेगा, भारत यहाँ पे कब्जा करेगा। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें जो थॉट्स हैं लोगों के माइंड के अंदर आने लगे। और हालांकि हमने यहाँ पे गिफ्ट दिया था उनकी भलाई के लिए कि भाई आप ओशन रिसर्च कर सकते हो प्लस रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। लेकिन क्या हुआ, लोगों के अंदर ये सेंटीमेंट जागे कि भाई एक मिलिट्री प्रेजेंस भारत कर रहा है, तो इसकी वजह से भी इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया कि भारत को यहाँ से हटाया जाए। उसके बाद तीसरा आप देख पाओगे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स। हो क्या रहा था, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे मैंने आपको बताया, और करंट समय के जो प्रेसिडेंट है, दोनों में यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने ये भी देखा कि भारत और मालदीव्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे थे, और ज़्यादातर जो एग्रीमेंट्स हो रहे थे वो पब्लिकली डिस्कस नहीं हो रहे थे, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार भारत और मालदीव्स के बीच में क्या डिस्कशन हुआ है। इसकी वजह से लोग अगेन यहाँ पे गुस्सा थे, लोग यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों के अंदर एक तरीके से प्रोटेस्ट की पूरी तरह से जो थॉट है वो जाग रहा था, और लोग प्रोटेस्ट कर भी रहे थे, इंडिया आउट कैंपेन चला भी रहे थे। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप देख पाओगे, एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि जो इंडिया एक नेबरिंग कंट्री आपने देख लिया बिल्कुल पास में, हम लोग मालदीव्स की काफ़ी मदद भी कर चुके हैं और करते भी हैं। कोविड-19 के टाइम पे भी काफ़ी मदद प्रोवाइड करवाई थी हमने मालदीव्स को। लेकिन आप ये भी देख पाओगे हुआ क्या है कि इंडिया के बहुत सारे डिप्लोमेट्स आज के टाइम पर मालदीव्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मालदीव्स यहाँ पर ये चाहता है कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ पर इनके डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर ना करें। हालांकि नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद भी इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए ऐसे कि जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं वो कहीं ना कहीं मालदीव्स के खुद के जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, वहाँ पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे कारण है, ये 4 कारण निकल कर आते हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इंडिया आउट कैंपेन चलाए थे, लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द इंडिया। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करवा दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया करंट टाइम के प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की। अब 2013 से रिलेशन लगातार खराब हो रहे थे, तो इंप्रूव कब हुए? इंप्रूव तब हुए जब एक और नए प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली बनते हैं, एक नए प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट बनते हैं 2018 में, और उसके बाद से मालदीव्स और इंडिया के जो रिलेशंस है वो थोड़े से इंप्रूव होने यानी रीस्टोर होने चालू हो जाते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं रिलेशंस के बारे में, जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा, खासकर जीएस पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन में। तो आपके पास कुछ पॉइंट्स तैयार होने चाहिए, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया और मालदीव्स नेबरिंग कंट्री है, आपको देखने को मिल जाएंगी, ऑब्वियस ये बात है, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो ये दोनों नेशंस हैं, दोनों ने अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया था जब मालदीव्स आज़ाद हुआ उसके बाद। तो मालदीव्स को इंडिपेंडेंट
मिलता है ब्रिटिश रूल से, मतलब कि ब्रिटिश रूल से आज़ाद होता है 1966 में। उसके बाद से भारत और मालदीव्स के बीच में जो दोस्ती है वो बढ़नी चालू हो जाती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश होने लगते हैं। प्लस यहाँ पे इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री बनता है जो कि मालदीव्स को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रिकग्नाइज देता है, मतलब कि यहाँ पर उसको एक पहचान देता है कि हाँ मालदीव्स एक यहाँ पे आज़ाद कंट्री की तरह देखा जाएगा। और तब से ही हमने देखा, जब से भारत ने इस प्रकार से रिकग्निशन दिया, तब से ही इंडिया मालदीव्स के बीच में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, मिलिट्री हो गए और एक कल्चरल रिलेशंस हैं और साथ साथ इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए चले गए। भारत और मालदीव्स के बीच में काफ़ी सारा व्यापार भी देखने को मिलेगा। भारत बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है मालदीव्स को। तब से यहाँ पर इंडिया और मालदीव एज अ फ्रेंड और ट्रस्टेड नेबर कंट्रीज बन चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। इन कंट्रीज़ के रिलेशंस आपने देख लिए कि हाँ अच्छे रिलेशंस चल रहे थे। अब इन कंट्रीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल कर आती है, आज के टाइम पर मालदीव्स के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। अगर हम लोग देखें पिछले 10 सालों के अंदर, तो बहुत सारे मालदीवियंस ने क्या किया, ये सब टेररिस्ट ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं, इस्लामिक स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे उन लोगों की तरफ यहाँ पे सपोर्ट जा रहा है बहुत सारे लोगों की साइड से। तो कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद है ये बढ़ता हुआ नजर आएगा मालदीव्स के अंदर। मालदीव्स के अंदर जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे मालदीव आइलैंड को इस्तेमाल कर पाएंगे। और पॉसिबिलिटी है कि मालदीव के अंदर जब इस प्रकार से आतंकवाद बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के अगेंस्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो टेरर है कहीं ना कहीं भारत के लिए एक काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है भारत के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर इन सारी चीज़ों से वो यहाँ पे मेंशन किया गया। तो मेजर प्रॉब्लम ये है। सेकंड, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइनाज एफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि देखो चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर। एग्जाम्पल आपको पता है श्रीलंका के अंदर कितना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहाँ पे जो हम्बनतोता पोर्ट वगैरह है उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है। वो बेसिक सी बातें हैं, रोज़ाना हम लोग कवर करते रहते हैं, वो आपको पता ही है। देन उसके बाद ऐसे और भी बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। रिसेंटली आपको पता होगा सोलोमन आइलैंड के ऊपर भी काफ़ी सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा गया है। साथ ही साथ वहाँ पे अपना एक तरीके से कदम रखा गया है। प्लस चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के थ्रू अग्रीमेंट किया गया है ना। अब उसी तरीके से आप देख पाओगे मालदीव्स भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर चाइना का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो चाइना है उसने इंडिया को इधर उधर से घेर रखा है, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है मालदीव्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये चाइना की अपने आप ही खुद की स्ट्रैटेजी है। इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, आपको पता होगा, यानी मोतियों की माला बुन रखी है। क्योंकि पाकिस्तान देखो पूरी तरह से चाइना के अंडर में ही, आपको पता है एक एक पैसा यहाँ पे पाकिस्तान चाइना से ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे आज के टाइम पर कंट्री रन कर रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक ग्वादर पोर्ट को बनाया और ये जो ग्वादर पोर्ट है इसको कनेक्ट कर लिया है चाइना से बाय चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो सीपैक कॉरिडोर है ये भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से निकाला गया है, जो कि भारत का हिस्सा है। चाइना ने इसको इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना यहाँ से बन गया। दूसरी प्रॉब्लम कैसे बनता है, यहाँ बैठा है चाइना, उसके बाद मालदीव्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे भी चाइना बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे ये बीच का रास्ता, इधर से यहाँ पे खतरा है, इधर से खतरा है, ऊपर से है ही, और फिर इधर से यहाँ पे हमारे लिए कंसर्न करके बैठा हुआ है। फिर उसके बाद श्रीलंका का यहाँ पे जो हम्बनतोता पोर्ट है उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया। देन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है। देन इसी प्रकार से बांग्लादेश में पोर्ट बनाया, म्यांमार में पोर्ट बनाया। तो आप देख पाओगे इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ठीक है, यानी कि एक मोतियों की माला बुन रखी है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर मालदीव्स भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रिलेशंस हमारे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का, जहाँ पे रिलेशंस थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं भारत ने मालदीव्स को बहुत सपोर्ट किया है। हम लोगों ने हर वक्त यहाँ पे मालदीव्स का साथ दिया है। अगर हम लोग देखें 2014 में माले के अंदर, यानी जो मालदीव्स की कैपिटल है, वहाँ पे पीने के पानी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, लोगों के पास पीने का पानी नहीं था। तो उस समय भारत ने हेल्प करी है। भारत ने अपना एक सबसे बड़ा विमान C-17, ये आप देख पाओगे एक बहुत ह्यूज साइज़ का विमान है, ये हम लोगों ने यूज़ किया। इसकी मदद से हम लोगों ने पानी की वाटर बॉटल्स भेजी हैं। ये सब 2014 के अंदर हुआ है। इनफैक्ट आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, 2014 का ही ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, हाउ इंडिया स्टार्व्ड ऑफ मालदीव्स वाटर क्राइसिस। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से जाकर रीड भी कर सकते हो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से भारत ने यहाँ पे सपोर्ट किया था मालदीव को जब पीने के पानी का क्राइसिस हुआ वहाँ पर।
उसके बाद दूसरा आप देख पाओगे 2020 में कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन वगैरह लगा, बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे सफ़र कर रही थी, तो उसमें से एक कंट्री मालदीव्स भी थी जो कि यहाँ पे पूरी तरह से सफ़र कर रहा था। तो अगेन यहाँ पे भारत ने सपोर्ट किया। भारत ने यहाँ पे मालदीव्स को फाइनेंशियल, मटेरियल, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हर प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। इनफैक्ट जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने लगभग 6.2 टन्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो ज़रूरतमंद मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे कंज्यूमेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मालदीव्स को दी थी। और एज अ ऑपरेशन के अंदर ये सारा काम किया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संजीवनी। ये आप देख पाओगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है और ये 2020 का ये आर्टिकल है। यहाँ पे ऑपरेशन संजीवनी चलाया है भारत के एयर फोर्स ने। यहाँ पे मेडिकल और हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स मालदीव्स के अंदर पहुँचाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मालदीव्स को कितनी सपोर्ट हम लोगों ने दी है जब जब मालदीव्स के अंदर क्राइसिस आए। लेकिन आपने ये देख लिया रिलेशंस कहाँ पर हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ देख लिया, प्रॉब्लम्स क्या हैं वो देख लिया, भारत ने कैसे सपोर्ट किया वो देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एक और पॉइंट के ऊपर। इसको आप रीड भी कर सकते हो, आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पिक्चर को आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, अच्छे से कवर करेंगे। अब लास्ट में एक पॉइंट आता है कि मालदीव्स का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्यों है, मतलब क्या है इंपॉर्टेंस, क्यों मालदीव्स हमारे लिए ज़रूर रहता है। सबसे पहली ज़रूरत इसलिए है कि देखो मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे ना, तो एक मैरीटाइम कॉपरेशन बना रहेगा उस समुद्र वाले एरिया में, खासकर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। यहाँ पे हम लोग जो है दोनों कंट्रीज़ मिलकर काफ़ी सारी सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं जब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन अच्छे रहेंगे तो। प्लस यहाँ पे मालदीव एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडियन ओशन के बीचों बीच में आप लोग को देखने को मिल जाती है। यहाँ से जो इंटरनेशनल ट्रेड है, लगभग 97% जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है वो इसी वाले रास्ते से निकल रहा है। बहुत सारा और भी ट्रेड निकल रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। कोई काम पड़ता है तो हम लोग मालदीव का सहारा ले सकते हैं, मालदीव के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद नेवल कोऑपरेशन आपको तीसरा एक इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। मालदीव अपने आप में मैंने आपको बताया ना भारत का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है और यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन की सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए भारत और मालदीव दोनों की नेवी साथ में काम कर सकती हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो सार्क के मेंबर्स, आपको पता होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ये बॉडी का नाम है, तो सार्क के अंदर भी आप देख पाओगे भारत और मालदीव दोनों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्टनर देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद सार्क के अलावा एक और बॉडी है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पर भी आप देख पाओगे दोनों कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। प्लस उसके बाद पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में आप देख पाओगे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि जो मालदीवियन स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पर, मालदीव के जो बच्चे हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं। इनफैक्ट वीज़ा फ्री यहाँ पे उनको हम लोग ट्रैवल अलाउ करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग मालदीव से अपना इलाज करवाने भारत के अंदर आते हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी देख पाओगे, तो टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो मतलब क्या, देखो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश के, वो एज अ टूरिज्म के तौर पे घूमने घामने जो जाते हैं मालदीव्स के अंदर जाते हैं, इससे दोनों को फ़ायदा होता है। इससे यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया को भी मतलब एक तरीके से अपने रिलेशंस मेंटेन करने का मौका मिल रहा है, प्लस यहाँ पर मालदीव्स भी इससे यहाँ पर पैसा कमा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग देख पाओगे, इसलिए मालदीव्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है, क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन थी। इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस को अच्छी तरीके से बिल्कुल A to Z हम लोग निचोड़ के कवर कर चुके हैं। तो इसको यहाँ पे हमेशा आप लोग अपने पास पीपीटी को डाउनलोड करके रखना, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जब भी इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से इसको रिलेट कर पाओगे। बात की गई है एक नई रिसर्च हो रही है जुपिटर के मून यूरोपा पे। तो जुपिटर का मून यूरोपा क्या है, प्लस क्या रिसर्च है, इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। अगेन ये भी आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से उठाया गया है। एक्सप्लेन सेक्शन पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाया कि नई रिसर्च क्या है। जुपिटर का जो मून है यूरोपा, इसके अंदर यहाँ पे पानी पाया जा रहा है। अब उस पानी को हम लोग थोड़ा सा और रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई में कितना पानी है। बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है, चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन इसी को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ से मजा लो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक टीम ऑफ रिसर्चर्स है फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो अगर हम लोग बात करें जो जुपिटर का मून है यूरोपा, जैसे अर्थ का मून देखने को मिलेगा वैसे जुपिटर के पास भी बहुत सारे मून हैं, इसमें से एक मून है यूरोपा। बोला जाता है कि जो यूरोपा है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ हो सकती है, जहाँ पे इंसान आराम से रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, पानी बहुत सारा मिलेगा। और आपको पता है जहाँ पे पानी है वहाँ पर जीवन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हो लोगों के लिए रहने का एक बहुत सही जगह हो सकती है, ऐसी यहाँ पर रिसर्च निकल कर आती है।
तो डिस्कस करेंगे आखिरकार यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला है। तो आप पहले सोलर सिस्टम को देखोगे तो इधर आपको जुपिटर नज़र आएगा, है ना, ध्यान रखना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद पूरे सोलर सिस्टम से बाहर आपको एक क्यूपर बेल्ट देखने को मिलता है, रिसेंटली चर्चा में था, हमने इसको कवर भी किया था। क्यूपर बेल्ट के बाद यहाँ पर एक ऊर्ट क्लाउड चर्चा में था, आपको बात याद होगा। चलो ऊर्ट क्लाउड कहाँ पर है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, रिसेंटली मैंने एक एस्टेरॉइड के बारे में बताया था। अब एस्टेरॉइड के बारे में बताया था यानी किसके बारे में बताया था, लेकिन हमने कवर किया था, आपको याद आ रहा होगा। चलो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मून के बारे में। यहाँ पर बताया गया कि चंद्रमा के मतलब जो चंद्रमा है जुपिटर के अगर हम लोग बात करें तो जुपिटर के पास बहुत सारे आपको मून देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पर आप बहुत सारे मून देख पाओगे जुपिटर के पास में। 1610 की बात है, 1610 में 4 मून को यहाँ पे एक तरीके से फोकस में रखा गया था, जिसके अंदर यूरोपा भी था। और ये जो यूरोपा नाम का मून है ना, इसको डिस्कवर किया गया था इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली ने यहाँ पर फाउंड किया था इस वाले मून को, ध्यान रखना, इसी वाले मून के बारे में चर्चा हो रही है। और बताया जा रहा है जुपिटर के पास 64 कन्फर्म मून्स में, इससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 64 तो मून्स हैं ही हैं, इससे भी ज़्यादा हैं फिलहाल। लेकिन जब 1610 में ये 4 मून को फाउंड किया गया था, इसमें से 4 कौन कौन से थे, तो एक तो यूरोपा था, उसके अलावा इधर लो, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अब स्ट्रक्चर देखोगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अंदर ओशन मिलेगा, इस वाले मून पर आपको एक ओशन मिलेगा जो कि 160 किलोमीटर आपको गहरा देखने को मिलेगा। केमिकल्स, सॉल्ट मिल जाएंगे, ये बिल्कुल कोर वाला रीजन हो गया, आयरन और सल्फर है। मेंटल ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पर ये सिलिकॉइड रॉक देखने को मिल जाएगी। तो अगेन यहाँ पे हम लोग इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि पानी का प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। अब यूरोपा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। यूरोपा यहाँ पे भारत कह रहा हूँ, पृथ्वी के जो मून है उससे थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो लगभग आप कह सकते हो अर्थ के 1/4 के कंपैरिजन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है इसका लगभग यहाँ पर 1/4 जो है उतने साइज़ का आपको ये यूरोपा देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बताया गया ये जो यूरोपा है इसमें आपको ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे बोला जाता है एक मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेस है, पूरे सोलर सिस्टम के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज के टाइम पर मतलब लाइफ प्रेजेंट हो सकती है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हो सकता है अर्थ के अलावा। तो आप कह सकते हो कि हाँ, सोलर सिस्टम में एक ऐसी जगह भी है यूरोपा जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, इसी के ऊपर रिसर्च की जाती है। प्लस यहाँ पे ये बहुत पहले ही खोज लिया गया है, बहुत पहले यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग बिलीव कर चुके हैं ये कि जो यूरोपा है, यूरोपा पर आपको आइसी सरफेस यानी बर्फीला सरफेस आपको देखने को मिलेगा, और बर्फीले सरफेस के नीचे आपको यहाँ पे पानी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया जो आइसी सरफेस है और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है इज़ ट्वाइस दैट ऑन अर्थ, यहाँ पे भारत से भी ज़्यादा आपको ये वाटर का अमाउंट देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई हैं। क्लियर हुआ? देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे नासा ने बताया कि जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि यूरोपा का जो आइस शेल है यानी कि जो आपको बर्फ़ वाली सरफेस देखने को मिलेगी वो 15 से 25 किलोमीटर थिक यानी मोटी देखने को मिलेगी, जो कि आज के टाइम पर समुद्र के ऊपर तैर रही है। और प्लस बताया गया ये जो ओशन है बहुत ज़्यादा गहरा आपको देखने को मिलेगा, 60 से लगभग 150 किलोमीटर डीप तक का देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो रीजन है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जुपिटर का जो ये मून है यूरोपा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे रिसर्चर बताते हैं। ये मून आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इसका रॉकी इंटीरियर है, मेटालिक कोर है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये H2O की लेयर है, ठीक है, ये यहीं पे आपको वाटर देखने को मिलेगा। अब ये जो लेयर है इसको जूम करके यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर आइस की कवरिंग है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत मोटा सा 15 से 25 किलोमीटर थिक यानी जो मोटा ये बर्फ़ का कवर देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे लिक्विड देखने को मिल जाएगा, वाटर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी गहरा सा पानी मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा रिलीज़ किया गया है। इनफैक्ट नासा की वेबसाइट ने यहाँ पर ये सारी बातें बता रखी हैं। देन यूरोपा के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब देखो ये सारी बातें हो गई जो कि हमारे पास चीज़ें थोड़ी बहुत कन्फर्म्ड है। अब नासा इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, इसके बारे में और ज़्यादा गहराई से जानकारी लेने के लिए 2024 में यूरोपा क्लिपर को लॉन्च कर देगा। ये आप देख पाओगे नासा की वेबसाइट का आर्टिकल है। जो नासा यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट है इसको हम लोग कंडक्ट करेंगे और बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इसकी मदद से हम लोग यूरोपा के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे।
क्योंकि हमें लगता है कि भाई यहाँ पर लाइफ के लिए सूटेबल जगह है, वहाँ पे इंसान रह सकता है, ठीक है, लाइफ पॉसिबल कहीं ना कहीं वहाँ पे नज़र आती है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं यूरोपा के बारे में। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं नया क्या क्या निकल कर आया है, हम लोग को नई चीज़ क्या मिली है। ये तो हमने जो भी पढ़ा है ये सब चीज़ें थोड़ी सी कंफर्म है हमारे पास, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ हमारे पास पहले से कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नया क्या है? तो नया यहाँ पर यह है कि देखो यूरोपा पे ऊपर पानी है, एक सॉलिड वाटर आइस आपको देखने को मिलेगा जिसके नीचे पानी, ये चीज़ हमें पहले से पता है। लेकिन रिसर्चर्स का कहना यह है कि यहाँ पर जो डबल रिज वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जैसे यूरोपा का सरफेस है, यूरोपा के सरफेस पर डबल रिज देखने को मिल रहा है, और इस प्रकार का सरफेस आपको ग्रीनलैंड आइस शीट पर देखने को मिलता है। इसका मतलब जब आप लोग नक्शा देखते हो पूरे दुनिया का, तो आपको ऊपर की साइड में ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से डेनमार्क वाला रीजन, ग्रीनलैंड वाला रीजन आपको पता होगा। अब ये पूरा का पूरा बर्फीला जगह देखने को मिलता है ना। तो बताया गया जैसे ग्रीन वाले लैंड वाले रीजन पर आइस शीट यानी कि बर्फ़ की पूरी चादर देखने को मिलेगी, उसी प्रकार से आपको यूरोपा के सरफेस पर देखने को मिल रहा है। ये नासा ने इमेजेस दी हैं, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आपको आर्टिकल्स में देखने को मिल जाएंगी। ये जुपिटर के मून की इमेज है, इस प्रकार से आपको डबल रिज जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि हाँ इसी रिज के नीचे आप देख पाओगे ये पानी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। ये ग्रीनलैंड का पिक्चर है, आप देख पाओगे इस प्रकार से रिज बनी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे रिजेस हैं, ये बना हुआ है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं, तो यहाँ भी बताया गया कि कहीं ना कहीं ये बनी है ओवर द शैलो पॉकेट ऑफ वाटर, यहाँ पे आपको नीचे इसके पानी देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी रिजेस बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पानी का प्रेजेंस आपको चीज़ें और ज़्यादा कंफर्मेशन दे देता है, ये मेंशन किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इससे सजेशन हम लोग को ये भी मिलता है कि देखो वॉल्केनो भी प्रेजेंट होंगे, प्लस लाइफ की पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली वहाँ पर होने वाली है। अभी इस चीज़ के बारे में जो और भी डिटेल्ड कंफर्मेशन है वो हम लोग को आने वाले टाइम पर लगभग 2024 में जब अपना मिशन डालेंगे हम लोग, उसके बाद ही हम लोग पता लगा पाएंगे। क्लियर हुआ? बाकी जुपिटर के बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ ली जाएगी। जुपिटर की बात करें तो यहाँ पर सोलर सिस्टम में 5वें नंबर पर आने वाला यह प्लैनेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया कि जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इनको हम लोग जोवियन या फिर गैस जाइंट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इनके यहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक देखने को मिलेगा, ज़्यादातर हीलियम हाइड्रोजन आपको मिलेगा। जुपिटर जो है वो रोटेट होता है लगभग हर 10 घंटे में, जिसको हम लोग जोवियन डे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य का एक चक्कर पता है कितने टाइम लगता है? लगभग सूर्य का एक चक्कर जुपिटर लगाता है 12 अर्थ ईयर्स में, मतलब अर्थ के ऊपर जो एक साल हो रहा है वैसे ही 12 साल में यहाँ पर आप कह सकते हो जुपिटर जो है पूरा का पूरा सन का एक चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग जोवियन ईयर के नाम से जानते हैं। जुपिटर के पास में आज के टाइम पर 75 से ज़्यादा मून्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था 60 तो कन्फर्म है, लेकिन अभी 75 से ज़्यादा आपको मून्स देखने को मिल जाएंगे, ये एक लेटेस्ट डेटा है। देन उसके बाद जो मेजर मून्स आपको देखने को मिलते हैं जुपिटर पर, वो 4 जिन मून हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए थे 1610 में जो फाउंड करे गए थे, यूरोपा, कैनिमिड और कैलिस्टो, ठीक है, या एक लो नाम भी है जो कि मैंने अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था, ठीक है। 4 मेन मून्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ? आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ चुकी है और मज़ा भी आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल को समाप्त भी कर लिया है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इसको आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। बात यही है फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की। तो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या नुकसान है, वो सारी बातें कवर करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है, जो FSSAI है ना, तो इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग हेल्थ स्टार रेटिंग्स को स्टार्ट करेंगे 1 साल बाद में। ये आर्टिकल मैंने लगा दिया है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो 15 फरवरी 2022 को, मतलब जो अभी तारीख निकली है फरवरी की, यहाँ पे FSSAI ने डिसाइड किया था कि हम लोग हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम लेकर आएंगे। मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, कोई आपने खाने पीने का सामान लिया, उसके पैकेट पर आपको स्टार रेटिंग मिल जाएगी कि उसमें यहाँ पे 5 में से 3 स्टार हैं, 2 स्टार हैं, 1 स्टार है। अब उस स्टार के बेसिस पर आप उस प्रोडक्ट को जज कर पाओगे वो खाने में अच्छा है या नहीं है, हमारी हेल्थ को नुकसान तो नहीं देगा। तो ये स्टार वाला सिस्टम हम लोग लेकर आने वाले हैं। ये FSSAI का डिसीजन है। अभी हम लोग फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग करते हैं, मतलब अभी क्या है ना, प्रोडक्ट के जो ऊपर है एक लेबलिंग लगी होती है जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है, इसके अंदर इतना शुगर है, इतना सॉल्ट है, इतना फैट है, जिसके हिसाब से आप चीज़ों को जज करते हो। लेकिन यहाँ पे मेंशन ये किया गया, बहुत सारे ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि जो FSSAI प्लान कर रहा है
कि हम लोग नया स्टार हेल्थ रेटिंग सिस्टम लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी आप देख पाओगे कोई भी सबूत ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे लोगों के व्यवहार में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा था। तो मतलब ये जो स्टार रेटिंग सिस्टम है ये लाना सही नहीं रहेगा, ये यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। अब ये स्टार रेटिंग सिस्टम लेके कौन आ रहा है, वो FSSAI लेकर आ रहा है। स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है, फ्रंट ऑफ लेबलिंग पैक क्या होता है, वो सारी बातें आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको न्यूज़ समझाई कि न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। FSSAI के बारे में जान लो, इंपॉर्टेंट है, UPSC ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर FSSAI का मार्क आपको लगा हुआ नजर आता है। नाउ ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, और वो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ठीक है, ध्यान रख सकते हो उसके बारे में। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ये जो FSSAI है ये इस एक्ट के माध्यम से आई, जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया है। 2011 अगस्त के टाइम पर इसको फाउंड किया गया था। फूड की सेफ्टी के ऊपर काम करता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाता है FSSAI का, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो 2018 में UPSC ने FSSAI को लेकर एक क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया और पूछा गया दोनों स्टेटमेंट से में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 वाला, इसने रिप्लेस किया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को। तो यहाँ पे मतलब जो खानों में मिलावट होती थी उसको रोकने के लिए एक्ट था, तो इसको रिप्लेस करके FSSAI आया था। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये FSSAI है ये बेसिकली यहाँ पर चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में आता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूं तो इसका सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो FSSAI है वाकई में इसने यहाँ पे बहुत सारे एक्ट को रिप्लेस कर दिया था जब ये 2006 में लाया गया था। तो जिसमें से प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को भी रिप्लेस कर दिया गया था, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करके FSSAI को लेकर आए थे। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है कि जो FSSAI है यह हेड किया जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के थ्रू। अब ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है इनको अपॉइंट किया गया था हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1 देखने को मिल जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। अब डायरेक्टली आते हैं पॉइंट के ऊपर जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, वो है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम। ये क्या है? आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे आपको कोको पॉप्स, ये अलग अलग प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनके ऊपर हेल्थ बेसिस पर स्टार रेटिंग दी गई है। मतलब स्टार रेटिंग दी गई है भाई, 5 में से 5 स्टार है इसके, मतलब प्रोडक्ट बहुत शानदार है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसी को हम लोग लेबलिंग बोलते हैं। अब ये हेल्थ स्टार वाला सिस्टम चलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इसके अंदर 2 स्टार दिए गए, इसको 5 में से 2 स्टार मिले हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि भाई ये थोड़ा अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, इसको 5 के में से 5 स्टार मिले हैं, ठीक है, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें 2 स्टार है, हेल्थ के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसमें शुगर ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद इसमें 4.5 स्टार है, तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, ये भी अच्छा ही होगा, ठीक है। फाइबर होल ग्रेन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्या है, आप इस स्टार रेटिंग के बेसिस पर इस प्रोडक्ट को जज कर पाओगे, है ना। इससे क्या होगा, आप हेल्थ कॉन्शियस हो पाओगे, अपने हेल्थ को देखते हुए फूड की चॉइस कर पाओगे। यही हमारा मेजर मकसद है, क्योंकि आज के टाइम पर हो क्या रहा है ना, बहुत सारा गंदा खाना खाया जा रहा है, मतलब प्रोसेस्ड फूड, तला भुना बहुत ज़्यादा खाना खाया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी ले रही हैं। हार्ट रिलेटेड डिजीज़ आपको देखने को मिलेंगी, दिल की बीमारियाँ देखने को मिल जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो उसके बेसिस पर हम लोग अपने फूड को इस बेसिस पर चूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ये 5 स्टार में से स्टार्स को देगा, और इसका एक फॉर्मेट रहने वाला है जहां पर सॉल्ट, शुगर, फैट कंटेंट कितना कितना है वो सारी चीज़ें प्रिंट करवा दी जाएंगी प्रोडक्ट के सामने। और इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे ये होगा कि जो आज के टाइम पर लाइफस्टाइल के ऊपर इतना बड़ा बर्डन देखने को मिलेगा, वहाँ पे लोग आराम से अपने हेल्दी फूड को चूज़ कर पाएंगे कि भाई यहाँ पर ये अच्छा खाना है, इसी को हम लोग खाएंगे, इसी को लंबे समय तक लेकर चलेंगे। वो यहाँ पर ये जो स्टार रेटिंग है कहीं ना कहीं इंसान को बहुत बड़ी हेल्प दे सकता है। क्लियर हुआ? अब हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये भी जान लो। देखो, हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम एक ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था शुरू में। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। इसका पर्पज़ हेल्थ था। 2014 जून के समय पर इसको लाया गया था। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा स्टार होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्दी होगा, तो द मोर स्टार्स द हेल्दियर प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टार सिस्टम वाला। तो बेसिकली इसी को लाने के बारे में चर्चा की जा रही है FSSAI के थ्रू। भाई 1 साल बाद हम लोग ये लागू करेंगे हमारे
प्रोडक्ट के ऊपर ये वाला स्टार सिस्टम चलेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि देखो ये कहीं ना कहीं कोई बड़ा चेंज नहीं कराएगा, कहीं ना कहीं फेल मार जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। देन अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की, वो है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम। अभी हमने स्टार सिस्टम को पढ़ा, अब ये FOPLS क्या है इसको समझते हैं। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम जो है वो बहुत लंबे समय से चलता हुआ नजर आएगा, दुनिया भर में बहुत सारे लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ये कंज्यूमर्स को बताता है अपने हिसाब से आप अपने फूड चॉइस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्दी फूड चॉइस करना है या कैसा फूड चॉइस करना है उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर सारा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपने हिसाब से फूड की चॉइस कर सकता है, जो हेल्दी है वो चूज़ कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक पोटैटो चिप्स है, ठीक है, एक वार्निंग लोगो भी दे रखा है, मतलब ये लोगो आपके सामने ये पैक ऑफ लेबलिंग डला हुआ है, भाई इसके अंदर सॉल्ट बहुत हाई है, लिखा हुआ है हाई सॉल्ट है, फैट हाई है, कैलोरी हाई है, तो क्या आप इसको चूज़ करोगे? नहीं चूज़ करोगे, ठीक है। तो ये फ्रंट ऑफ लेबलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या होगा, इसके बजाय आप दूसरा प्रोडक्ट चूज़ करोगे जिसके अंदर लिखा होगा मीडियम होगा या लो होगा सॉल्ट, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चूज़ करोगे। तो ये यहाँ पे फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पाओगे जो चिप्स हैं या फिर जंक फूड आपको देखने को मिलेगा, इनके अंदर सॉल्ट फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इनफैक्ट बताया गया जितने भी चिप्स ब्रांड है उनमें जो मिनिमम सॉल्ट है वो आपके डेली रिक्वायरमेंट से 2.4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। कहीं पर आपको 5.1 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो नूडल की ब्रांड्स आती हैं उनमें जो मिनिमम सॉल्ट कंटेंट है वो आपके डेली वैल्यू के हिसाब से 5.8 टाइम्स ज़्यादा है। तो मतलब सॉल्ट वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, जंक फूड के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर ये आपको फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का सिस्टम देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे पूरा का पूरा लेबलिंग दे दी गई। लेबलिंग के अंदर आपको फैट मेंशन किया है कि फैट कितना है, ठीक है, पर 45 ग्राम सर्विंग है इसकी, और पर 45 ग्राम के बेसिस पर आप देख पाओगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्लियर हुआ? अब क्या है यहाँ पर आप इसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को कि हमें लेना है या नहीं लेना है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग क्या है। तो जैसे आपको सिगरेट के पैकेट के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ फेफड़े वगैरह बना दिए जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर लोग इसको कंज्यूम ना करें। तो इसी प्रकार से फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को लाया गया ताकि जो लोग पहले से सफ़र कर रहे हैं वो अपने हिसाब से फूड को चॉइस करें। प्लस यहाँ पे लोग आज के टाइम पर मोटापे से और बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फूड चॉइस को कंट्रोल करके। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं। बाकी आप देख पाओगे आज के टाइम पर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हिसाब से हेल्थ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे यूके, इक्वाडोर, ईरान, श्रीलंका के अंदर ये वाला सिस्टम अपना रहे हैं जहाँ पे फैट कंटेंट, शुगर कंटेंट एग्जैक्टली मेंशन कर दिया जाता है। तो लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि देखो काफ़ी सारे क्रिटिक्स भी देखने को मिलते हैं, इसके कोई फ़ायदे भी हैं, काफ़ी नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा यहाँ पर इस प्रकार से आपको रेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। रेटिंग सिस्टम आज के टाइम पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इन सब कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पर सर्विंग के हिसाब से कितना कितना कंटेंट है। तो ये वाला आज के टाइम पर मलेशिया, थाईलैंड अपना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सिस्टम बहुत तगड़ा सिस्टम है, ये सबसे अच्छा सिस्टम है आज के टाइम का। यहाँ पे वार्निंग लेबल भी दिखाया गया है कि भाई वार्निंग दी गई है कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा है, आपको कंज्यूम करना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा वार्निंग लेबल लगा हुआ है। तो आज के टाइम पर इस वाले सिस्टम को चिली, इजराइल, उसके साथ साथ यहाँ पर पेरू, मैक्सिको, उरुग्वे, ब्राज़ील, कोलंबिया और कनाडा भी इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। तो ये आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा सिस्टम यहाँ पर ये वाला बोला जाता है। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे सिस्टम की, क्यों आवश्यकता है हमें? तो आवश्यकता की बात करें तो पहला पॉइंट आता है भाई हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये सब उल्टा सीधा खाकर आप देख पाओगे लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद जाके यहाँ पे इलाज करवाते हैं। इससे क्या होता है, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब लोग अपने हिसाब से अच्छी फूड चॉइस करेंगे, ठीक है, एक न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पे बीमार कम पड़ेंगे और क्या होगा, जो खर्चा वगैरह होता है हेल्थ के ऊपर वो कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ केयर कॉस्ट को वहाँ पर सेव किया जाएगा, सिंपल सा है। उसके बाद दूसरा आप देख पाओगे जो हेल्दियर लाइफस्टाइल है इसको प्रमोट करेगा ये। ऑब्वियस सी बात है लोग जो है अपने हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। लोग आराम से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अंदर शुगर, सोडियम, फैट्स, ट्रांस फैट, टोटल फैट्स कितना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट बना देती हैं। प्लस अब आप कहोगे सिस्टम काफ़ी अच्छा है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो भी हम लोग समझते हैं। आई होप आप लोगों ने इस प्रॉब्लम के बारे में चीज़ें समझ ली होंगी और आपने पकड़ लिया होगा कि हाँ यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं पकड़ा है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि देखो पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है,
अब क्या है, उसमें पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे ऐड कर दिए जाते हैं, भाई ये है ये है ये है, और नेगेटिव न्यूट्रिएंट्स नीचे डाल देंगे। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले न्यूट्रिएंट्स है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाले को छुपा देते हैं, तो ये परेशानी देखने को मिलती है। और दूसरा देखो, पूरी ऑडियंस यहाँ पे टारगेट नहीं हो पाएगी। क्या सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग लिटरेट हैं? नहीं, आपको इलिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो क्या सभी लेबल को पढ़ पाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो लेबल फॉर्मेट को पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम निकल कर आती है कि भाई जो लेबल फॉर्मेट है उसको अच्छे से हर एक इंसान पढ़ पाए। आप ऐसा सिस्टम लेकर आओ, कुछ सिंबल्स वगैरह यूज़ कर पाओ, ठीक है, कुछ सिंबल्स वगैरह का आप यूज़ कर पाओगे तो हर एक इंसान के वो क्या नज़र में आएगा, हर एक इंसान यहाँ पर उसको फॉलो कर पाएगा। अभी के लिए यहाँ पर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाती है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल। तो आई होप आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में मगर क्रोकोडाइल के बारे में चर्चा की गई है। इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर पाओगे। आर्टिकल डाउन टू अर्थ से लिया गया। हुआ क्या है, चलो समझते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन रेलवेज ने अभी वाटर की डिलीवरी करी है पाली डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान का जो पाली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पानी पहुँचाया ताकि हम मगर क्रोकोडाइल को बचा सकें, क्योंकि जो ये मगर क्रोकोडाइल है वहाँ पे मरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी सूख चुका है मार्च की गर्मी की वजह से। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इसकी वजह से यहाँ पर सिनेरियो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इसी वजह से हम लोग उनको बचाने के लिए अभी रेलवे की मदद से पानी पहुँचाया। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मगर क्रोकोडाइल या मार्च क्रोकोडाइल के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये चर्चा में आ चुका है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम के अंदर सबसे पहला नाम आएगा क्रोकोडाइलस पॉलिस्ट्रेस, इसका ये साइंटिफिक नेम है। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें, अंडे देने वाला आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन साथ साथ बताएगा भाई खतरनाक भी होता है, डेंजरस भी होता है। हैबिटेट के बारे में बात करें, कहाँ पर पाया जाता है, तो ज़्यादातर आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेश वाटर के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद आज के टाइम पर ऑलरेडी ये भूटान और म्यांमार में खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये वाला क्रोकोडाइल विलुप्त हो चुका है, तो खतरे में तो है ये प्रजाति। अब यहाँ पे हम नहीं चाहते और खतरे में पहुंचे, तो इस वजह से इसको प्रोटेक्शन देने के ऊपर चर्चा की गई है। देन उसके बाद अब इसको थ्रेट क्या है, खतरा क्या है? खतरा ये है कि भाई आज के टाइम पर लगातार जहाँ पे जानवर रह रहे हैं वो जगह बर्बाद की जा रही है, डिस्ट्रॉय की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, है ना। उसका वहाँ पे एरिया को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, फिशिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्रोकोडाइल को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, इस वजह से क्रोकोडाइल की हंटिंग वगैरह भी हो जाती है। तो ये आप लोग देख पाओगे। फिर खतरा भी पहुंच गया। अब खतरे के बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन स्टेटस की, कि आखिरकार इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन क्या मिलता है। तो आप देख पाओगे प्रोटेक्शन स्टेटस में, सॉरी, ये IUCN स्टेटस में वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर यह प्रजाति खतरे में है, इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम पर ये विलुप्त हो जाएगी। और दूसरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आपको ये वाली प्रजाति देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? बाकी आपको और भी अलग अलग क्रोकोडाइल की प्रजातियां देखने को मिलती हैं भारत के अंदर, वो कौन कौन सी है इसको भी देख लेते हैं। एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको मिलता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे इसको मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सुंदरबंस में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी देखने को मिल जाता है, साउथ ईस्ट एशिया और नदर्न ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न में है, मतलब अच्छी खासी जनसंख्या है, इसकी आबादी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अगेन शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलता है। तीसरे प्रकार का जो क्रोकोडाइल है वो घड़ियाल है। अब इतना डिटेल में क्रोकोडाइल के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, कैसे क्वेश्चन पूछे थे आगे मैं आपको बताऊंगा। तो घड़ियाल के बारे में बात करें तो इसको हम लोग गैवियाल के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का एशियन क्रोकोडाइल है। ये आप कह सकते हो बाकी सारे क्रोकोडाइल से काफ़ी अलग देखने को मिलता है। इसका लंबा सा आपको मुंह देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पे ज़्यादातर ये जो घड़ियाल से ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, हिमालयन रिवर्स के अंदर, चंबल रिवर के अंदर सबसे ज़्यादा ये घड़ियाल्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया घड़ियाल्स के लिए जो चंबल रिवर ये प्राइमरी हैबिटेट है, सबसे ज़्यादा इस रिवर के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो दूसरे हिमालयन रिवर्स जैसे घाघरा, गंडक, गिरवा, रामगंगा रिवर हो गया, ये सेकेंडरी हैबिटेट है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर? चंबल रिवर में। अब इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, चंबल रिवर क्यों कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ये देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया 2017 में, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स, अगर आप लोगों को घड़ियाल देखना है उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो कौन सी जगह एक बेस्ट जगह होगी विजिट करने के लिए? ऑप्शन ए भितरकनिका मैंग्रोव्स, ऑप्शन बी चंबल रिवर, ऑप्शन सी पुलिकट लेक, या फिर ऑप्शन डी डीपर व्हील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी चंबल रिवर, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चंबल रिवर एक प्राइमरी हैबिटेट है घड़ियाल्स के लिए। अब प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN जो लिस्ट है इसके अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में है,
इसको नहीं बचाया गया तो ये भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर अगेन शेड्यूल 1 में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ओडिशा सरकार ने अनाउंसमेंट किया है लगभग 1,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया जाएगा घड़ियाल्स को बचाने के लिए। घड़ियाल्स को महानदी रिवर बेसिन में बचाने के लिए 1,000 रुपये का यहाँ पर ये कैश अवार्ड जारी किया गया है। क्लियर हुआ? तो ये हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। उसके बाद यूपीएससी ने 2010 में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के नाम दिए गए और पूछा गया ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ किस इसलिए जाने जाते हैं या नहीं जाने जाते हैं। तो इसमें से कुछ पेयर करेक्ट हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। पहला पेयर भितरकनिका ओडिशा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क, तो इस नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन राजस्थान बस्टर्ड पाई जाती है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा इराविकुलम केरला, हुलक गिबों पाया जाता है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो अगले ही स्लाइड में मैंने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। जो हुलॉक गिबो है ना, ये केरला में नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हुलॉक गिबो आपको असम के अंदर देखने को मिलेगा। असम में जो गिबो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अगले स्लाइड में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में मिस्टीरियस लिवर डिजीज के बारे में चर्चा की गई है। एक्सप्लेन सेक्शन पर इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एक्सप्लेन किया है। बताया गया भाई यहाँ पर ये जो लिवर डिजीज है ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है यूएस और यूरोप के अंदर में। ये क्या है इसको समझते हैं। तो कुछ केसेस निकल कर आए हैं इस लिवर डिजीज़ के, और वो केस निकल कर आए स्पेन के अंदर, डेनमार्क के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। तो ये अपने आप में रहस्य वाला लिवर डिजीज है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है प्रॉपरली। तो कौन किन बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, जिनकी उम्र 1 से 6 साल के बीच में है, वो एक सबसे बड़ा टारगेट है। प्लस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया कि यहाँ पे कोल्ड वगैरह से भी कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस अभी तक किसी बच्चे की जान नहीं गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्लस 6 बच्चों को अभी भी यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मतलब उनका लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा। ये डायरेक्टली लिवर को अफेक्ट करता है, जैसे इसके नाम से पता चला है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जॉन्डिस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन वगैरह यहाँ पर देखे गए हैं। प्लस कंडीशन बताई जा रही है हेपेटाइटिस भी देखने को मिल जाता है। हेपेटाइटिस यानी कि जो लिवर के अंदर सूजन को पैदा कर देता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कारण क्या हो सकता है, तो कारण में बताया गया भाई हेपेटाइटिस टाइप ए बी वाला हो सकता है, ठीक है, टाइप ए बी सी भी हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये लिवर के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो हेपेटाइटिस क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। हेपेटाइटिस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं लिवर के अंदर सूजन पैदा कर देता है, इन्फ्लेशन कर देता है सूजन के अंदर में। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये भी एक सीरियस लिवर इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, लेकिन इसको वैक्सीन से रोका जा सकता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस सी आपको देख पाओगे, ये भी एक इन्फेक्शन है जो कि वायरस की वजह से होता है, जो कि डायरेक्टली लिवर को अटैक करता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सूजा देता है। देन उसके बाद एल्कोहलिक हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा, यानी अगेन लिवर के अंदर सूजन आना, लेकिन कैसे आना, जब काफ़ी सारी अल्कोहल कंज्यूम कर ली जाए, काफ़ी सारी दारू पी ली जाए। तो यहाँ पर ये सारे हेपेटाइटिस की कंडीशन है, इसकी वजह से भी यहाँ पे आप देख पाओगे, मतलब ये कारण बताया गया है, कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है ये लिवर के अंदर ये प्रॉब्लम देखने का, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को सीख चुके। तो छोटा सा आर्टिकल था, ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी आज मैंने क्वेश्चन लगाया नहीं है क्योंकि रिसर्च मुझे काफ़ी करनी पड़ी, आपने देखा होगा काफ़ी सारी मेहनत लगी आज के इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे ये वाले शुरू के जो 3 आर्टिकल थे उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से गैदर करनी पड़ी है। तो इसी वजह से टाइम काफ़ी लग गया था, इस वजह से मैंने क्वेश्चन लगाए नहीं। कोई बात नहीं, कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, है ना, वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। अब फटाफट रिवीजन करते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको रोजाना हेल्प करता है, काफ़ी डिमांड भी रहती है आपकी। तो ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में हमने इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में चर्चा की है। भाई यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स भारत के अंदर कवर करे गए इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। तो मालदीव्स के जो करंट प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, इनका कहना यह है कि जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है मालदीव के अंदर, इसको हम लोग बैन कर देंगे। अब यहाँ पे भारत के साथ रिलेशंस को मेंटेन करेंगे, क्योंकि भारत के साथ दोस्ती काफ़ी गहरी है। और यहाँ पे जो पुराने प्रेसिडेंट के जो कारनामे हैं, पुराने प्रेसिडेंट यानी कि अब्दुल्ला यामीन ने जो करा है, उस चीज़ को सही किया जाएगा। इंडिया आउट कैंपेन मैंने आपको बताया कि भारत को अलग किया जाए, ठीक है, उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मालदीव्स के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट चले, प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेकर चले कि यहाँ पर भारत का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ चुका है, भारत अपने मिलिट्री प्रेजेंस कर रहा है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंट कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर मालदीव्स की नेशनल सिक्योरिटी को काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा यहाँ पर लोगों ने सोचा और उसके बाद इंडिया आउट के नारे लगाए। बाकी मैंने आपको बताया कि भाई
एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के पीछे कारण क्या क्या है, मतलब कि भारत के अंदर जो एक मालदीव्स के अंदर जो है भारत के अगेंस्ट में कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या क्या है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए गए, वो अपने आप में कंट्रोवर्सी में बदल गया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो डिस्कशन डील्स वगैरह हुए हैं उसमें आप देख पाओगे चुपचाप यहाँ पे डील करी गई, पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण फॉर्मर प्रेसिडेंट मालदीव के, फॉर्मर प्रेसिडेंट आप देख पाओगे ये चाइना की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था। करंट प्रेसिडेंट की वजह से रिलेशंस थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। फिर इंडिया मालदीव्स के बैकग्राउंड रिलेशंस को कवर किया, कब से बने, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या इन रिलेशंस के बीच में, टेररिज्म कहाँ पर आ रहा है, चाइना का क्या यहाँ पर रोल है वो हमने कवर किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या होता है वो डिस्कस किया। प्लस भारत ने कब कब सपोर्ट किया मैंने आपको बताया, 2014 में भारत ने मालदीव्स को सपोर्ट किया। उसके बाद में आप देख पाओगे 2020 में कोविड-19 के टाइम पर भारत ने मालदीव्स को सपोर्ट किया। देन उसके बाद मालदीव्स का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है वो हम लोगों ने समझा डिटेल से, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल हमने ख़त्म किया। उसके बाद हमने नेक्स्ट आर्टिकल में कवर किया जुपिटर का जो मून है यूरोपा, उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की जा रही है। देखो पहले से हमें पता है कि वहाँ पे पानी प्रेजेंट है, बट इसके ऊपर और भी ढेर सारी रिसर्चेस की गई हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया रिसर्चेस के अंदर पाया गया भाई वाटर पॉकेट्स देखने को मिल रहे हैं, जो पानी है वो यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये लोकेशन हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि जुपिटर के पास में 4 मेजर मून्स है जिसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास, वो 4 मेजर मून्स कौन कौन से हैं, लो, यूरोपा, गैनेमेड और कैलिस्टो, ठीक है। इसमें से हमने यूरोपा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यूरोपा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पानी की लेयर आपको देखने को मिलेगी, बर्फ़ की लेयर देखने को मिलेगी, काफ़ी मोटी सी है, उसके नीचे आपको पानी प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी के लिए 2024 में नासा जो है बेसिकली एक यूरोपा क्लिपर नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, जहाँ पे हम लोग जुपिटर के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। क्लियर हुआ। बाकी मैंने आपको रिजिस के बारे में बताया, कुछ रिजिस देखने को मिली है जिसके अंडर में पानी प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जुपिटर के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कवर करी है। देन उसके बाद फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई यहाँ पर FSSAI ने डिसाइड किया है कि भाई हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी बड़ा कंसर्न बन सकता है। तो मैंने FSSAI क्या होता है ये आपको बताया, एक UPSC का क्वेश्चन सॉल्व किया। हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या होता है कि स्टार के बेसिस पर आप लोग प्रोडक्ट को चूज़ कर पाओगे, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लोगों की डाइट काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उसको इंप्रूव करने के लिए इस प्रकार से लेबलिंग सिस्टम को लाया गया है ताकि लोग अपने हिसाब से प्रोडक्ट को अच्छे से चूज़ कर सकें, अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने हेल्थ कंसर्न को देखते हुए चूज़ कर सकें, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्या है वो हमने समझा। प्लस यहाँ पे कंसर्न्स क्या है कि भाई इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना होगा। फिर उसके बाद हमने मगर क्रोकोडाइल्स के बारे में डिस्कशन किया, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, हमने यहाँ पर समझा कि मगर क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक नेम क्या है, प्लस यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है, क्या खतरा है, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ा, सॉल्ट वाटर के बारे में पढ़ा, घड़ियाल्स के बारे में पढ़ा। फिर UPSC ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था, उसको हमने कवर किया। देन 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसको हमने कवर किया। देन उसके बाद यहाँ पर हमने लास्ट आर्टिकल में लिवर डिजीज़ के बारे में कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भाई लिवर डिजीज़ काफ़ी तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है, खासकर 1 से 6 साल के बच्चों को अफेक्ट कर रही है। वो इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं, हेपेटाइटिस एक कारण देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस लिवर इन्फेक्शन क्या होता है ये मैंने आप लोग को समझाया। क्लियर हुआ। तो ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को मज़ा आ चुका होगा। सारे डेफिनेटली आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके। आज मैंने यहाँ पे बोला नहीं है वीडियो के अंदर, लेकिन लास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके ही जाना, एक सपोर्ट मिलता है और टारगेट हमारा 2K प्लस लाइक्स का है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।